राजस्थान के एक छोटे से गांव चंदेरी में रेत के टेलों के बीच एक खूबसूरत हवेली थी। इस हवेली को लोग ठाकुर हवेली के नाम से जानते थे। सूरज ठाकुर गांव के मुअज़्ज़ज़ और नेक दिल बुजुर्ग थे। उनके दो बेटे थे, बड़े बेटे वीर सिंह और छोटे बेटे देवी सिंह। वीर सिंह की शादी 3 साल पहले हुई थी एक नेक और खूबसूरत लड़की गोरी से, जो जोधपुर के एक मुतवस्सित घराने से आई थी। देवी सिंह की शादी हाल ही में हुई थी एक शर्मीली मगर ज़हीन लड़की पारो से, जो अजमेर के करीब के एक गांव से थी। नई बहू पारो जब पहली बार हवेली में आई तो सबकी नज़रें इस पर थीं। सास राधा देवी ने इसे मुस्कुरा कर गले लगाया, मगर इस मुस्कुराहट में वो परख भी थी जो हर सास अपने बेटे की दुल्हन को देखते वक्त करती है। गोरी ने भी मुस्कुरा कर पारो को खुश आमदीद कहा, मगर उसके दिल में एक अजीब सा खलिश थी, शायद ये एहसास कि अब घर में एक नई बहू आ गई है जो उसके मकाम को बांट लेगी। पहले चंद दिन सब कुछ खुशगवार रहा। पारो सुबह सवेरे उठकर सबके पांव छूती, किचन में जाकर काम में हाथ बटाती और गोरी की हिदायत पर चुपचाप हर काम करती। सास जी इसकी नरमी और सलीक़े से खुश थीं, मगर जैसे जैसे दिन गुजरने लगे, हवेली की फिजा बदलने लगी। एक दिन सास जी ने गोरी से कहा, बड़ी बहू, तुम कल से पारो को रसोई में सब काम सिखाना। अब वो भी घर का हिस्सा है, इसे हर बात का पता होना चाहिए। गोरी ने कहा, जी माँ जी, जरूर। मगर दिल ही दिल में इसे ये बात खटकने लगी कि अब पारो के आने से इसकी अहमियत कम हो जाएगी। अगले दिन सुबह पारो रसोई में आई। गोरी ने उसे कहा, आज तुम आटे की रोटियां बनाओ, मैं सब्जी का ध्यान रखती हूँ। पारो ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जी दीदी, जरूर। मगर जैसे ही उसने बेलन उठाया, गोरी ने फौरन कहा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बेलन सीधा पकड़ो। रोटी गोल होनी चाहिए, ये तो चपाती जैसी लग रही है। पारो ने नरमी से कहा, मैं कोशिश करती हूँ दीदी, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगी। गोरी ने बात को हंसी में अराने की कोशिश की, मगर अंदर से वो जल गई। वक्त गुजरता गया। घर के मर्द सुबह मवेशियों के काम या खेतों में चले जाते और दोपहर तक औरतों की दुनिया सिर्फ रसोई, पानी, चूकी और बातों तक महदूद रहती। सास जी अक्सर अपनी हमसायों के यहाँ जाती थीं, जहाँ गांव की औरतें तरह तरह के किस्से सुनातीं। एक दिन जब वो वापस आईं तो उनके चेहरे पर सख्ती थी। इन्होंने सीधा गोरी और पारो को बल्ला कर कहा, मैंने सुना है आज रसोई में कुछ तल्खी हुई। ये क्या बात है? घर में 2 बहुएं हैं, दुश्मन नहीं। गोरी ने फौरन कहा, माँ जी, मैं तो कुछ नहीं बोली, बस ये पारो रोटियां कुछ जली हुई बना रही थी तो मैंने समझाया था। पारो ने सर झुकाया, माँ जी, मेरी गलती थी, मैं बेहतर बनाऊंगी। राधा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, बहुओं का घर तो तभी बस सकता है जब दोनों एक दूसरे को बहन समझें। ये रसोई ही है जहाँ औरत की असल पहचान होती है। यहाँ अगर मैल ना हो तो घर में चैन नहीं रहता। इस दिन के बाद पारो ने फैसला किया कि वो गोरी की हर बात तहम्मुल से सुनेगी। वो सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले देवी सिंह के लिए चाय बनाती, फिर सास जी के पांव दबाती और आखिर में गोरी की मदद के लिए रसोई में जाती। आहिस्ता आहिस्ता गोरी को महसूस होने लगा कि पारो में एक अलग ही कशिश है। इसकी बातों में खुलूस, चेहरे पर नरमी और दिल में साफ नीयत। एक दिन दोपहर के वक्त गांव में बिजली चली गई। सब लोग हवेली के सहन में बैठे थे। राधा देवी ने कहा, गर्मी बहुत है, कोई शरबत बना लाओ। पारो फौरन उठ गई। चंद मिनटों बाद वो खरबूजे के शरबत के साथ वापस आई। सबने पिया तो हैरान रह गए। सास जी ने कहा, वाह बहू, क्या मज़े का शरबत बनाया है, ऐसा जायका तो कभी नहीं चखा। गोरी ने मुस्कुरा कर कहा, जी माँ जी, वाकई अच्छा बनाया है। मगर इसकी आंखों में थोड़ी हसद छप ना सकी। शाम को गांव में नाच गाने का एक प्रोग्राम था। वीर सिंह और देवी सिंह दोनों भाई अपनी बीवियों के साथ जाने वाले थे। पारो ने रंगीन लहंगा पहना, माथे पर बंदियां लगाई और चांदी के झमके पहने।
वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि देवी सिंह की आंखें इस पर टक गईं। गोरी भी खूब तैयार हुई, मगर उसके दिल में एक चुभन सी थी। उसे लगा जैसे पारो का हुस्न इसकी चमक को दबा रहा है। प्रोग्राम में सब हंस रहे थे, राजस्थानी गीत गाए जा रहे थे। एक बुजुर्ग औरत ने गोरी के कान में कहा, तुम्हारी देवरानी तो बहुत प्यारी है, पूरे गांव की निगाह इस पर है। ये जुमला गोरी के दिल में तीर की तरह लगा। इस दिन के बाद से इसके दिल में एक चुपचाप आग जलने लगी। अगले दिन सुबह जब पारो ने रसोई में आटा गौंधना शुरू किया, गोरी ने जानबूझकर कहा, पारो, आज माँ जी के लिए खीर बनाना, मगर ध्यान रखना चीनी ज्यादा ना डाल देना, जैसे पिछली बार कर दिया था। पारो ने कुछ ना कहा। वो जानती थी कि गोरी बातों में चब रखती है, मगर वो जवाब देने के बजाय खामोशी से अपने काम में मसरूफ रही। जब खीर बनी और सास जी ने चखी तो इनकी आंखें खुशी से चमक उठें। अरे वाह पारो, क्या जायका है, जैसे गांव के मेले की प्रसाद हो। ये सुनकर गोरी का रंग उड़ गया। वो जबरदस्ती मुस्कुराई, मगर अंदर से टूट गई। रात को गोरी ने अपने शौहर वीर सिंह से कहा, तुम्हारी माँ अब बस पारो को ही सराहती हैं। मैं जो कुछ भी करती हूँ, वो किसी को नजर नहीं आता। वीर सिंह ने नरमी से कहा, गोरी, तुम बिलावजा दिल पर ना लो। माँ सबसे प्यार करती हैं। पारो नई बहू है, इसकी बातें सबको नई लगती हैं। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मगर गोरी का दिल मुतमईन ना हुआ। कुछ दिन बाद एक वाकया ने घर का सुकून हिला दिया। देवी सिंह का नया कपड़ा गायब हो गया जो वो मेले के लिए रखे हुए था। घर में शोर मच गया। सास जी ने सबको बुलाया। कपड़ा कहाँ गया? किसी ने देखा? सबने नफी में सर हिलाया। गोरी ने हिचकिचाते हुए कहा, माँ जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मगर कल मैंने पारो के कमरे में एक कपड़ा देखा था जो कुछ उसी जैसा था। पारो हैरान रह गई। नहीं माँ जी, वो मेरा दोपट्टा था, देवी सिंह जी के कपड़े से अलग है। आप खुद देख लीजिए। राधा देवी ने फौरन दोनों कपड़े देखे। फर्क साफ था। इन्होंने गुस्से से गोरी की तरफ देखा। बड़ी बहू, बगैर सोचे समझे किसी पर इल्जाम लगाना अच्छा नहीं। ये घर इज्जतदारों का है। गोरी के आंसू निकल आए। माँ जी, मेरा इरादा बुरा नहीं था, मैं बस गलत फहमी में थी। पारो ने आगे बढ़कर कहा, माँ जी, आप नाराज ना हों, डैडी ने कुछ गलत नहीं कहा। सबसे गलती हो जाती है। उसी दिन से गोरी के दिल का बोझ हल्का होने लगा। इसे एहसास हुआ कि पारो का दिल वाकई बड़ा है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में दोस्ती होने लगी। वो रसोई में साथ हंसती बातें करती, मिलकर चपातियां बनाती और एक दूसरे को नई तरकीबें सिखाती। एक दिन सास जी ने दोनों बहुओं से कहा, कल हमारे घर पंचायत के लोग खाने पर आएंगे। देखते हैं कौन बेहतर खाना बनाता है। ये सुनकर दोनों ने मुस्कुरा कर कहा, जी माँ जी, हम दोनों मिलकर बनाएंगे। अगले दिन सुबह से ही रसोई में खुशबू फैल गई। गोरी ने राजस्थानी दाल बाटी चोखा बनाया और पारो ने घी में तिरी हुई गवार फुल्ली सब्जी, साथ में चने की मीठी लिपसी। जब खाना पेश किया गया तो सब मेहमानों ने तारीफ की। पंचायत के सरबराह ने कहा, ठाकरानी जी, आपकी दोनों बहुएं तो कमाल हैं। दोनों का हाथ लजीज है, जैसे मोहब्बत घोली हो खाने में। राधा देवी ने फख्र से दोनों की तरफ देखा और कहा, यही तो मेरी शान है। एक माँ को इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है कि इसके घर में बहुएं बहनों की तरह रहीं। इसके बाद से गोरी और पारो के बीच कभी कोई तलखी ना रही। वो एक दूसरे के दिक सिक की साथी बन गईं। गोरी को एहसास हुआ कि पारो इसकी जगह लेने नहीं, बल्कि उसके साथ चलने आई है। पारो ने भी सीख लिया कि घर की खुशी तभी बरकरार रहती है जब औरतें एक दूसरे को समझें, ना कि मुकाबला करें। वक्त गुजरा, देवी सिंह और पारो के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। सास जी ने सोने की बालियां निकाल कर कहा, ये मेरा पोता है, मेरे ठाकुर खानदान का नया चिराग। गोरी ने पारो को गले लगाया, मैं चाची बिन गई, आज तो खुशी का दिन है। पारो ने मुस्कुरा कर कहा, डैडी,
ये बच्चा आपके जैसा साबिर और समझदार बने, यही दुआ है। रात को जब सब सो गए, सास जी सहन में बैठी चाँद को देख रही थीं। इन्होंने आहिस्ता से कहा, यही तो असल ससुराल है, जहाँ सास माँ बन जाए, बहू बेटी बन जाए और घर जन्नत बन जाए। उनके लबों पर मुस्कुराहट थी और हवेली के आंगन में दिए जल रहे थे, जैसे रेत के टेलों पर मोहब्बत के चिराग रोशन हों। राजस्थान की हवा हल्की सी ठंडी हुई, दूर कहीं से मोर की आवाज़ आई और चंदेरी की इस हवेली में सुकून उतर आया, वो सुकून जो सिर्फ मोहब्बत, सब्र और समझ-बूझ से पैदा होता है। वक्त गुजरता गया, हवेली में खुशियों की चहल पहल रहने लगी। पारो का बेटा, मानू, अब 2 साल का हो गया था। गोरी इससे बहुत मोहब्बत करती थी। वो कहती, ये तो मेरा भी बेटा है, मैं उसे अपने जैसा समझती हूँ। मानू भी गोरी के पास खेलने में खुशी महसूस करता। कभी वो गोरी के दोपट्टे से खेलता, कभी पारो के हाथ से लड्डू छीन लेता। सास जी के दिल में सुकून था कि उनकी दोनों बहुएं अब एक दूसरे के बगैर अधूरी हैं। मगर जिंदगी हमेशा एक ही रंग नहीं दिखाती। कुछ दिन बाद वीर सिंह को काम के सिलसिले में जयपुर जाना पड़ा। गोरी अकेली हो गई। वो दिन भर घर के कामों में खुद को मसरूफ रखती, मगर रात को जब सहन में खामोशी होती तो उसे अपने शौहर की याद सताती। पारो अक्सर इसके पास बैठ जाती, दीदी, आप परेशान मत हों, जयपुर दूर नहीं, जल्दी वापस आएंगे। गोरी आंखों में नमी लिए कहती, हाँ पारो, बस दिल खाली सा लगता है। एक दिन शाम के वक्त आसमान पर बादल छा गए। राजस्थान में बरसात का मौसम वैसे ही कम आता था, मगर उस दिन बारिश ने जैसे पूरे गांव को जिंदगी बख्श दी। मिट्टी की खुशबू, ठंडी हवा और छत पर बरसती बूंदें। मानू खुशी से नाचने लगा। पारो ने कहा, देखो मानू, ये तो रहमत की बारिश है। गोरी भी हंसने लगी। इसने पारो से कहा, चलो आज कुछ खास बनाते हैं, गेहूं का हलवा। दोनों रसोई में हंसते हुए पहुंच गईं। घी में भने आटे की खुशबू पूरे घर में फैल गई। सास जी ने बाहर से आवाज लगाई, अरे बहुओं, क्या बन रहा है? गोरी ने जवाब दिया, माँ जी, आज बारिश की खुशी में हलवा है। राधा देवी हंसते हुए बोली, बस फिर तो मुझे भी थोड़ा ज्यादा देना। बारिश के साथ ही सर्द हवा चलने लगी। सब लोग सहन में बैठे थे। गोरी ने कहा, माँ जी, कभी सोचा था कि हम तीनों यूं एक साथ बैठकर बारिश देखेंगे। सास जी बोली, जब नीयत साफ हो, दिल में मैल ना हो, तो खुदा भी अपना करम करता है। तुम दोनों ने इस घर को जन्नत बना दिया है। पारो ने हल्के से कहा, ये सब आपके आशीर्वाद से है, माँ जी। अगर आप सख्ती के बजाय प्यार से समझाते ना होती, तो शायद हम एक दूसरे को कभी ना समझ पाती। मगर किस्मत को शायद अभी एक और इम्तिहान लेना बाकी था। चंद दिन बाद गांव में वबा फैल गई। कई लोग बीमार पड़ गए। हवेली में भी कुछ दिनों बाद गोरी को बुखार होने लगा। शुरू में सबने समझा कि आम जुकाम है, मगर जब बुखार 3 दिन तक ना उतरा तो देवी सिंह शहर से हकीम को बल्ला लाए। हकीम ने दवा दी मगर कहा, ये बुखार आम नहीं है, परहेज लाजिम है। पारो ने दिन रात गोरी की खिदमत शुरू कर दी। वो इसके माथे पर पानी के पटे रखती, उसे दली खिलाती और रात भर जागकर इसका ध्यान रखती। गोरी बार बार कहती, पारो, तुम आराम कर लो, मैं ठीक हूँ। पारो मुस्कुरा कर जवाब देती, दीदी, जब आप मेरे लिए खड़ी रहीं, तो क्या मैं पीछे रह जाऊं? ये तो मेरा फर्ज है। कुछ दिन बाद गोरी का बुखार उतरने लगा। जब वो ठीक हुई तो इसकी आंखों में आंसू थे। इसने पारो का हाथ पकड़ा और कहा, पारो, तुमने जो किया, वो मैं कभी भुला नहीं सकती। तुम सिर्फ मेरी देवरानी नहीं, मेरी बहन हो। पारो ने नरमी से कहा, दीदी, आपके बगैर तो ये घर अधूरा है। हम दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं। इसके बाद से दोनों के दरमियान ऐसा रिश्ता बन गया जिसमें अल्फाज की जरूरत नहीं थी। एक दूसरे के चेहरों से दिल की बात समझ लेती। सास जी फख्र से कहती, मेरी बहुएं तो रामायण की सीता जैसी और गीता जैसी समझदार हैं।
वीर सिंह जयपुर से वापस आया तो सब खुश हो गए। इसने गोरी को देखकर कहा, तुम तो पहले से ज्यादा चमक रही हो। गोरी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये सब पारो का कमाल है। इसने मुझे नई जिंदगी दी है। वीर सिंह ने पारो का शुक्रिया अदा किया, तुमने हमारे घर की लटी हुई मुस्कुराहट वापस कर दी। कुछ दिन बाद गांव में नया मेला लगा। सब लोग तैयार हुए। पारो ने मानू को नई पगड़ी पहनाई। गोरी ने उसे हाथों में उठा लिया। अरे, मेरा शीर तो कितना प्यारा लग रहा है। सास जी बोली, चलो बहुओं, आज माँ और बहनें साथ साथ मेले में चलेंगी। मेले में राजस्थानी गीत गूंज रहे थे, ढोलक की थाप, रंगीन चनरियां और गवारियां नाच रही थीं। गोरी और पारो भी हंसते हुए भीड़ में घुल गईं। किसी दुकानदार ने आवाज लगाई, ठाकरानी जी, ये लाकी की चूड़ियां देखो। पारो ने हंसते हुए गोरी की कलाई में चूड़ियां डाल दें, ये आप पर बहुत खूबसूरत लगेंगी दीदी। गोरी ने कहा, और ये जो नीली हैं, ये तुम पर। दोनों के दरमियान एक मोहब्बत भरी नजर का तबादला हुआ। शाम ढले सब वापस हवेली आए। सहन में दिया जलाया गया। गोरी ने कहा, माँ जी, आज दिल में अजीब सा सुकून है। लगता है जैसे सब ठीक हो गया हो। सास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब औरतें घर का सुतून बिन जाएं, तो दीवारें खुद मजबूत हो जाती हैं। तुम दोनों ने ये साबित कर दिया है कि बहुएं अगर चाहें, तो ससुराल भी माँ का घर बन सकता है। रात को जब सब सो गए, पारो हवेली के आंगन में बैठी चांद को देख रही थी। गोरी भी आकर इसके पास बैठ गई। क्या सोच रही हो, पारो? पारो ने धीरे से कहा, बस यही कि ससुराल का असल मतलब क्या है। पहले लगता था कि ससुराल सिर्फ एक इम्तिहान है, मगर अब समझ आई कि ये रिश्ता दरअसल मोहब्बत और समझौते का दूसरा नाम है। गोरी ने नरमी से कहा, हाँ पारो, और जब दिलों में खुलूस हो, तो ससुराल भी अपना लगने लगता है। चांदनी हवेली की छतों पर फैल गई। हुआ में घी के दियों की खुशबू थी। दूर कहीं से राजस्थानी गीत की धुन सुनाई दी। प्रेमा की डोरी, सोने का सुनसार, सास बहू, बहन जैसा प्यार। और यूं चंदेरी की इस हवेली में मोहब्बत, एसार और खुलूस की कहानी मुकम्मल हुई। पारो, गोरी और राधा देवी ने साबित कर दिया कि अगर औरतें चाहें, तो ससुराल नफरत नहीं, बल्कि जन्नत बन सकती है, जहां रिश्ते रस्मों से नहीं, दिलों से जुड़े रहते हैं।